जय हिंद। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद। जो भी प्रीवियस वीडियो डाले आप लोगों ने लाइक किए, और देखिए आप लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए, इससे पता चलता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है। ठीक है। जो भी इस वीडियो में न्यू जुड़े होंगे हमारे चैनल पे, इसी वीडियो में आए होंगे इस चैनल पे, तो आपको बताना चाहेंगे कि इसमें हम एक थीम चला रहे हैं। जो थीम ये है कि बीपीएससी 1.0, 2.0 और 3.0 टीचर का जो एग्जाम हुआ है उसके प्रश्न लिए जाते हैं और देखे जाते हैं कि ये प्रश्न जो है कहाँ से पूछा है। उसी बुक से हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव के रूप में, सब्जेक्टिव में मतलब उसकी थ्योरी जो है आपको चैप्टर वाइज वहीं से पढ़ लेते हैं, ताकि उसी चैप्टर से अगर फिर से कोई लाइन उठा के क्वेश्चंस बनते हैं तो आप बनाने में सक्षम हो। दूसरी चीज ये की जाती है कि उस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आए हैं तो उस ऑब्जेक्टिव बुक को भी कर लिया जाता है, ताकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर रिपीट होते हैं तो वो भी आप बनाने में सक्षम हो। तो पहले सब्जेक्टिव किया जाता है, फिर ऑब्जेक्टिव किया जाता है। जिनको सिर्फ ऑब्जेक्टिव करना होगा तो वो थोड़ा सा वीडियो आप देखिएगा, सब्जेक्टिव कहाँ खत्म होता है वहां से ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाता है, तो आप ऑब्जेक्टिव कीजिए। और जिनको सब्जेक्टिव भी पढ़ना हो, जैसे कि ये देख ही रहे हैं आप कितने सारे क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर से आए हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं, बाकी और भी क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर से पूछे गए हैं टीचर के एग्जाम में। ठीक है। अभी तो फिलहाल ये 3.0 में ही पूछा गया था 15 मार्च को जो एग्जाम हुआ था 2024 को। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं इसी थीम को लेते हुए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, मतलब जो एग्जाम्पल के रूप में लिए जाते हैं उस क्वेश्चंस को। अभी बाकी क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो बाद में दिखेंगे आपको। ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन है ये, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जब अभी क्वेश्चन अभी चैप्टर आप पढ़ेंगे ना तो खुद आप इसका आंसर जो है देने में सक्षम होंगे। वैसे तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो इसमें दक्कन का पठार वाला भाग है, ये जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग जिसको कहते हैं, उसी को दक्कन का पठार भी कहते हैं, तो वो वाला पार्ट जो है इसमें नहीं आएगा। ठीक है। इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है तो ये सही है, और अरावली से घिरा हुआ है ये भी सही है। आपको डिट्टो लाइन बाय लाइन जो है अभी इस बुक में दिख जाएगा आपको कि कैसे ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, मतलब लाइन बाय लाइन ही क्वेश्चंस बने थे। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। सभी को पता होगा कि पहले जो पृथ्वी थी गोल थी कुछ ऐसी। ठीक है। जिसको सभी भूमि यानी कि पेंजिया के नाम से जाना जाता था, इसको पहले किस नाम से जानते थे, पेंजिया। ठीक है। पेंजिया जो था, इसका मतलब होता है पेंजिया का सभी भूमि। तो सभी भूमि कुछ ऐसी थी। इसके चारों तरफ किनारे में क्या था, पैंथालासा सागर फैला हुआ था। बाद में आपने पढ़ा होगा कि टेक्टोनिक्स थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर की, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, उसके बाद आप बिग बैंग थ्योरी लेवेंथियर की, ये सब पढ़ेंगे तो उससे पता चलेगा कि पृथ्वी जो है प्लेट में से टेक्टोनिक्स थ्योरीज जो मतलब यानी कि प्लेटों में जो है गति हुई, उनमें जो है वो क्या कहेंगे उथल पुथल हुआ, तो वो दो भागों में बट गई। जब दो भागों में बटी तो ऊपर का भाग जो है लॉरेंशिया पार्ट कहलाया, उत्तरी भाग। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध जो पृथ्वी का था उसको हम लॉरेंशिया लैंड या अंगारा लैंड के नाम से जाना गया, अंगारा भी कहते हैं इसको। ठीक है। याद रखिएगा, कहीं कहीं अंगारा लैंड लिखा रहता है, तो लॉरेंशिया लैंड लिखा हो या अंगारा लैंड लिखा हो, उत्तरी भारत उत्तरी गोलार्ध जो होगा वो होगा। उसके बाद आपको दक्षिणी पार्ट जो टूट के नीचे आया उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गोंडवाना लैंड, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। और बीच में जो है ना ये जो पैंथलासा सागर था वो क्या हुआ, अंदर आया इधर पानी इसका, तो ये वाला पार्ट जो है टेथिस सागर के नाम से जानेंगे, और देखेंगे इसका कैसे अपना जो भारत का हिमालय है उसके निर्माण में इसका कितना बड़ा रोल रहता है, ये हम अभी देखेंगे आगे। ठीक है। यहाँ पे बस आप इतना जान लीजिए कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि पूछा है तब आपने गोंडवाना लैंड नहीं दिया। ये ध्यान रखिएगा, भारत ही जो है पूरा भारत वो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जो जो अपनी दक्षिणी गोलार्ध है ना उसी में भारत पहले एग्जिस्ट करता था। जैसे अफ्रीका से टूट के मेडागास्कर बना वैसे ही भारत भी बना। लेकिन भारत क्या हुआ, उत्तर की तरफ मूव करने लगा। वो आज भी अग्रसर है, उत्तर की तरफ ही धीरे धीरे मूव कर रहा है, जो हमको पता नहीं चलता उतना, क्योंकि बहुत धीमी गति से वो मूव करता है। तो जब भारत है ना उत्तर की तरफ मूव करने लगा तो वो किसमें, यूरेशिया जो आपका यूरोप और रसिया है उसको मिला के यूरेशिया वाला प्लेट कहते हैं, तो उसमें जाके चिपकने लगा, जिससे पृथ्वी सागर जो है ना दबाव में आया। आप क्या करना ना, एक पेज लेना और ये पॉइंट पकड़ना आप और ये पॉइंट पकड़ना, और इन दोनों पॉइंट को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करना, तो देखना ये बीच वाला पार्ट जो है आपका ऊपर उठने लगेगा। तो इसको क्या कहते हैं, वलित पर्वत इसीलिए कहा गया हिमालय को, या मोड़दार पर्वत, यानी कि ऐसा कुछ शेप बन जाता है, तो इसीलिए तो इसको कहते हैं वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत कहते हैं। ठीक है। अब दक्षिणी जो गोलार्ध था उसमें कौन कौन से आते हैं, आपको दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, आपको अफ्रीका आ जाएगा,
मेडागास्कर आ जाएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप है वो भी आपका क्या है, दक्षिणी गोलार्ध यानी गोंडवाना लैंड का ही भाग है, और भारत भी गोंडवाना लैंड का भाग है, याद रखिएगा। अब से कभी भी पूछे कि भारत का कोई भी पार्ट पूछ दे कि किसका भाग है, तो अगर ऑप्शन में गोंडवाना लैंड है तो वो आप बिना सोचे समझे गोंडवाना लैंड लगा दीजिएगा, क्योंकि भारत जो है दक्षिणी गोलार्ध गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था जब वो मतलब टूटा था, वो किससे, अफ्रीका से, ठीक है। और अंटार्कटिका महाद्वीप भी दक्षिणी गोंडवाना लैंड का भाग है, और ये उत्तरी गोलार्ध जो हुआ था उसको लॉरेंशिया लैंड या अंगारा लैंड के नाम से जाना गया था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या था। भूपटल के टुकड़े टुकड़े जो है मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाएगा। तो धीमी गति से जो प्लेट्स है निरंतर गतिशील है, वैसे भी पृथ्वी क्या है, गतिशील प्रवृत्ति की है, अभी भी गति करती ही रहती है हमेशा, तो इसको क्या कहा गया था, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत कहा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अल्फ्रेड वैगनर के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने ही ज्यादातर जो है, और आधुनिक अगर पूछा जाए तो हैरी हेस थे, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है आधुनिक था ना, वो हैरी हेस ने दिया था। अब अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि इंक्रीजिंग फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा तटीय मैदान सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन में फटाक से आपको दिख जाएगा आंसर क्या है, एक ही ऑप्शन में दिया था पहले, जो थर्ड नंबर है पहले था, तो इसका आंसर क्या हो गया, पहले तटीय मैदान आएगा, उसके बाद आपको आएगा केंद्रीय उच्च भाग, उसके बाद आएगा महान मैदान, उसके बाद उत्तरी पर्वत आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। आपको देखिए एक और भी क्वेश्चंस पूछे गए थे बीपीएससी टीचर एग्जाम में, जैसे मैदानी भाग कितना परसेंट है भारत का, तो मैदानी भाग कितना है, मैदानी भाग है 43%, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, ठीक है। अगर 44 दिया रहता है तो वो भी सही है, तो इसलिए ये अप्रोक्सीमेट पार्ट जो होता है ना, भाग जो है इसका, मतलब लगभग वैल्यू बताई जा रही है आपको, मैदानी भाग जो है भारत का लगभग 43% है, ठीक है। उसके बाद पर्वतीय भाग आपसे पूछा जाता है कितने परसेंट है, तो ये लगभग 29% है, जो कि आपको 30% भी लिखा हुआ मिलता है, तो वो भी सही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये लगभग वैल्यू बताई गई है। उसके बाद आपको पठारी भाग कितना होता है, तो पठारी भाग आपको 28% है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ मिला है तो ये भी देख लीजिए कि भारत जो है विश्व का 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल के अनुसार, और इसकी जो आपकी क्षेत्रफल है वो विश्व के कितनी परसेंट है, ये विश्व की 2.4% है। भारत जो है विश्व का 2.4% जो है क्षेत्रफल ऑक्युपाई किए हुए है। उसके बाद भारत की क्षेत्रफल कितनी है, तो भारत की क्षेत्रफल है आपकी 3287263 वर्ग किलोमीटर जो है आपका भारत का क्षेत्रफल है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हैं 3.28, ठीक है, ऐसा याद रखेंगे, ये भारत की क्षेत्रफल है। साथ में ही आप चलिए यहीं पे आया है तो ये भी देख लेते हैं कि भारत का जो, अगर आप कहेंगे कि उत्तर से लेके दक्षिण कन्याकुमारी तक, आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखेंगे तो ये कितना किलोमीटर का फैला हुआ है, तो ये आपका जो है 3214 किलोमीटर जो है आपका वर्ग किलोमीटर जो है ये फैला हुआ है, यानी कि इतना आपका भारत का उत्तर से लेके दक्षिण तक का जो है क्षेत्रफल है ये, ठीक है। और अगर ऐसे पूछे आपको पश्चिम से पूर्व पूछे तो ये कितना हो जाएगा 2933, यानी कि 2933, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। 2933 क्या है इसका किलोमीटर जो है आपका, ये पश्चिम से लेके पूर्व तक है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है, तो इसलिए मैंने ये बता दिया। उसके बाद आपको देशांतर और जो अक्षांश है वो भी याद रखना है कि कैसे 8 डिग्री 4 मिनट्स है, ऊपर 37 डिग्री 6 है, ये याद रखना है आपको, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से सबसे अधिक प्रभावित है। तो देखिए ये वाला पार्ट तो आपको मिलेगा कि कोरोमंडल किसे कहते हैं, लेकिन ये नहीं मिलेगा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का, ये मैंने एक्चुअली पढ़ा दिया है मॉनसून में, तो वो आप चैप्टर जरूर देखें, मॉनसून क्लाइमेट जो मैंने पढ़ाया है उसमें ये मैंने बताया है कि कैसे कोरोमंडल तट, जो देखिए भारत का जो है ना पश्चिमी पार्ट किस लिए ज्यादा जाना जाता है, मरुस्थल के लिए जाना जाता है। सारे कॉन्टिनेंट जो होते हैं उसके पश्चिम भाग में ही आपको मरुस्थल देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये कि आपको पूर्वी भाग में है ना चक्रवात देखने को मिलते हैं, तो इसका पूर्वी भाग, अपने भारत के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट, यानी तमिलनाडु वाले भाग को क्या कहते हैं, कोरोमंडल। मालाबार तो आपको पता है केरल वाले पार्ट को कहते हैं, और कोंकण गोवा वाले पार्ट में यहाँ पे जो होता है ये इसको कोंकण पार्ट कहते हैं। तो ये कौन सा आंसर हो गया इसका, कोरोमंडल हो गया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी के कई शिफ्ट में, ये क्वेश्चन जो है आया था, तो इसलिए मैंने इसको भी ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और अगर गहरे चैनल बनाता है तो क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं गली कटाव अवनालिका। आपने चंबल नदी की सुनी होगी,
तो वो मैंने मिट्टी वाले चैप्टर में पढ़ा दिया है, तो वो भी जरूर देखें, क्योंकि मिट्टी से भी बहुत से सारे शिफ्ट में क्वेश्चंस जो है आए थे। ठीक है, जैसे चंबल नदी कौन सी है, अध्यारोपित नदी कही क्यों कही जाती है, ये सब चीजें भी क्वेश्चन जो है बने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होता है। तो मैंने ये चीजें बताई थी आपको कि अक्टूबर और नवंबर क्या है, लौटते हुए मानसून है। तो वो क्लाइमेट के चैप्टर में जो है मैंने बताया है कि कैसे 15 अक्टूबर को हैदराबाद में मानसून जो है लौटती है, तो वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी ये क्या हो जाएगा, अक्टूबर और नवंबर में जो है ना तमिलनाडु के क्षेत्र में बारिश होती है। तो तमिलनाडु किधर पड़ता है, फिर कोरोमंडल तट हुआ। तो देखिए भारत का जो भौतिक विभाजन है ना, भौतिक जो उसके स्वरूप है, उससे क्वेश्चंस बहुत बने हैं इस बार। बीपीएससी 1.0 में भी देखा गया, 2.0 में भी और 3.0 में भी क्वेश्चन जो है इससे बने हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तट। आपको गारो खासी जयंतिया पता ही है कि खासी श्रेणी में क्या पड़ता है आपका, मेघालय। ठीक है, मेघालय का जो मासिन राम है वो पड़ता है, उसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है, और वो कहाँ से होती है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से होती है। तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका, कोरोमंडल तट। ठीक है, तो ये मैंने मॉनसून वाले चैप्टर में पढ़ाया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था कि देखिए बहुत बार क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं, और भी क्वेश्चंस थे। तो आप उस चैप्टर को भी जरूर पढ़ लें एक बार। अगर लगता हो कि ज्यादा समय लगता है तो आप स्पीड को है ना बढ़ा के देख लिया करो। चलिए, ये वाला क्वेश्चन भी आपको इसी चैप्टर में मिलेगा। जयपुर भारत के किस स्थलाकृति प्रदेश में स्थित है। तो ये आपका उत्तरी मैदान में स्थित है। ठीक है, अभी आपको ये चीजें मिलेंगी देखने को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, भारत का स्वरूप, भौतिक स्वरूप जो है ये चैप्टर है आपका। इसी में ये सारे क्वेश्चंस के जो है आंसर मिलेंगे, बारिश वाले छोड़ के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। तो आपको पता ही है, अभी बता ही दिया मैंने कि एक 7वें नंबर पे आता है विश्व में, और एक विशाल देश है भी। ठीक है, आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश बिहार वाले हम लोग इससे परिचित हैं। और यदि पर्वतीय क्षेत्र में निवासी होंगे तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भलीभांति परिचित होंगे, जैसे अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये वाले क्षेत्र में जो होंगे उनको पता होगा कि पर्वतीय ढलान और घाटियां कैसी होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे देश के हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है। तो हमारे देश में सच में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पर्वत हो गया, मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, पठार हो गया, तथा द्वीप समूह हो गए, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आते हैं। ठीक है, पठार किसको कहते हैं, जो देखिए पर्वत और पठार में यही अंतर होता है कि पर्वत जो होता है कम से कम 600 मीटर से ऊंचा होगा। 600 मीटर जब तक वो क्रॉस नहीं करेगा उसको पर्वत का नाम नहीं देंगे। ठीक है, तो 600 मीटर से ऊपर होगा, और उसकी जो आपकी पीक पॉइंट होगी उसकी, तो वो क्या होगी, नुकीली होगी। कुछ ऐसे पर्वत जो है बनते हैं। ठीक है, और ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं 6 मीटर, 600 मीटर से कम ऊपर ही होंगे वो। ठीक है, और पठार जो होता है ना, चपटा पाट भी उसमें पाया जाता है। इसकी भी ऊंचाई अच्छी खासी जाती है, ऐसा नहीं है कि छोटा रहता है, ये भी हजारों में भी इसकी ऊंचाई जाती है। आप देखेंगे जैसे 2000 के करीब तो हमारे जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार है वही है, तो ये भी हजारों में जाता है। लेकिन इसका कुछ पार्ट जो होता है ना, आपका दिखने में ऐसा दिखेगा कि मतलब चपटा पार्ट होगा, तो उसको पठार कहते हैं। तो अमर स्थल आपको पता ही है। और मैदान किसको कहते हैं, जो नदियों के गर्त से बनते हैं, तो उसको मैदानी भाग कहते हैं, जो कि समतल पार्ट होता है। तो इन सब चीजों से हमारा भारत, सभी चीज इन सभी से देखेंगे आप भारत जो मिलता है। अगर आप भारत का पूरा क्षेत्रफल देखेंगे तो इन सभी चीजों से आप रूबरू हो पाएंगे, यानी कि हमारा भारत जो है भू आकृतियों में भी विभिन्नताएं को ऑक्युपाई किए हुए है। ठीक है, तो भारत विभिन्नताओं का देश है, विविधताओं का आप लोगों को सबको पता ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है भूगर्भीय तौर पर। अब देखिए भूगर्भीय वर्ड जो है ना बार बार मिलेगा। तो भूगर्भीय यानी कि भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी। गर्भ मतलब क्या होता है, सबको पता है कि जैसे बच्चे जो होते हैं पेट में होते हैं तो क्या उसको बोलते हैं, गर्भ धारण कहते हैं, गर्भ के अंदर। ठीक है, तो वैसे ही है पृथ्वी के अंदर, यानी कि भूगर्भीय। ठीक है, तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह पर प्राचीनतम भाग है। तो हमको पता है कि भारत का जो अरावली पर्वत है वो भी बहुत प्राचीनतम पठार पर्वत है। और उसके बाद आपका जो भारत में देखा जाए कि दक्षिणी पठार जो है उत्तरी पठार से ज्यादा प्राचीनतम पार्ट में आता है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार जो है। ठीक है, उसका जो आपका निर्माण हुआ था प्रायद्वीपीय पठार का, प्री कैम्बियन काल में हुआ था, तो वो प्राचीन भारत हो जाता है। तो वही चीज ये बताया है। परंतु हाल ही में जो है ना भूकंप का जो देखा गया है कि बहुत सारे जगह भूकंप आए थे, तो देखा गया उस पे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, तो उनको लगा कि नहीं, हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बने स्थलाकृतियां हैं, और जो प्रायद्वीपीय पठार है वो पुरानी है।
उसके बाद भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। अस्थिर इसलिए क्योंकि अभी भी उसमें गतिशील हो रहा है, अभी भी आपने देखा ही होगा, पहले हम लोग उसकी एवरेस्ट चोटी हाइट क्या पढ़ते थे, 8848 पढ़ते थे, लेकिन अब उसको क्या पढ़ते हैं, 8850 हो गया, यानी कि वो बढ़ रही है, यानी कि वो अस्थिर भाग है। यही चीज बताना चाहा है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, यानी कि दिन पर दिन उसकी हाइट जो है बढ़ती जा रही है, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है उसको युवा स्थलाकृति, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां भी शामिल है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो चित्र है आपके सामने दिया हुआ है, इस चित्र को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्या है, कभी भी पूछा जा सकता है कि जैसे नंदा देवी जो है किसकी सबसे ऊंची चोटी है, जैसे उत्तराखंड में, तो यहाँ पे आपको ध्यान रहेगा, तब तो याद रहेगा ना कि ये उत्तराखंड में है। वैसे रट्टा भी मार सकते हैं कि नंदा देवी जो है उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटी है, और कहाँ एग्जिस्ट करती है, उत्तराखंड में करती है। अब देखिए, ये हिमालय पर्वत को देखने से, डायग्राम से ये चीजें दिख रही होंगी आपको, कि हिमालय का जो ये वाला पार्ट है, पश्चिमी पार्ट, ये ज्यादा चौड़ा है, और यही ये पूर्वी पार्ट देखेंगे आपको संकीर्ण दिख रहा है, यानी कि पतला होता जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन में, अगर स्टेटमेंट में दिया जाता है कि हिमालय का पश्चिमी भाग चौड़ा है पूर्वी भाग के अपेक्षाकृत, तो ये बात क्या होगा, स्टेटमेंट जो होगा वो सही होगा। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हिमालय पर्वत के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे देखेंगे, हिमालय जो है आपका कितने पार्टों में बटा है, 4 पार्ट में बटा है। कौन कौन से पार्ट में बटा है, ट्रांस हिमालय, जो कि आपका ये वाला पार्ट जो है ना, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। उसके बाद आपको बृहद हिमालय आ जाता है, जिसको महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं, यानी कि बृहद यानी बड़ा या महान, ठीक है। उसके बाद लघु हिमालय, जो कि मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, और चौथा हो जाता है आपका वाही उप हिमालय कहिए या शिवालिका वाला पार्ट कहिए। तो वो 4 भागों में, यानी हिमालय पूछा जाए कितने भागों में बटा है, तो 4 भागों में। कौन कौन सा, ट्रांस यानी कि टी, और देखिए ट्रांस की कह दीजिए टॉप वाला पार्ट है, तो टी से ट्रांस, और टॉप तो यानी ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ट्रांस, उसको हम आपको पार हिमालय भी कहते हैं। तो ट्रांस वाली जो पार्ट है वो हमें दिखने नहीं उतनी स्पष्ट जो है ना, वो पार्ट जो है ढकी हुई है। जब हिमालय ऊंचे ऊंचे पर्वत है, तो जो ट्रांस हिमालय है वो उतना दिखाई नहीं देता। तो इसको इससे याद रखिए कि ट्रांसपेरेंट यानी कि ट्रांस हिमालय, और उसको पार के नाम से भी हम जानते हैं, पार हिमालय भी उसको कहा जाता है, ठीक है। तो पार हिमालय किसको कहा जाता है, ट्रांस हिमालय के ही दूसरा नाम है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद आपको पता ही है कि हिमालय को, किसी भी चीज को 3 भागों में बांट रहे हैं, तो बड़ा वाला एक पार्ट होगा, फिर एक छोटा पार्ट होगा, तो उसी को मध्य कहा दिया गया। बाद में हिमालय जो शिवालिका पार्ट है ना, वो नई सबसे नवीनतम पार्ट है हिमालय की, ठीक है। नीचे वाली जो ये पार्ट मतलब देखेंगे आप, पदीय प्रदेश वाला जो, तो वो शिवालिका के पार्ट्स होते हैं, वो क्या है, सबसे नवीन पार्ट है। तो फिलहाल इसमें हिमालय के बारे में उतना नहीं पढ़ना है कि टेथी सागर से कैसे वो गार्ज बनते हैं, फिर कैसे वो वलित पर्वत बनता है, ये सब इसमें चैप्टर में नहीं है। ये एक चैप्टर खुद हिमालय का निर्माण जो है उसमें आप देखेंगे। इसमें नॉर्मल बताया गया है कि हिमालय जो है कहाँ एग्जिस्ट करता है, और कैसे उसके जो शिखर हैं कौन कौन से हैं। जैसे कि आप देखेंगे, विश्व के सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय में ही पाए जाते हैं, ठीक है। टॉप 10 आपने नाम देखा ही होगा, अभी मिलेगा भी इसमें। अब जैसे ये देखिए, एक क्वेश्चन और बनता है कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब श्रेणी दे दी जाती है, और कही जाती है, जैसे शिवालिका श्रेणी ये दिख रही होगी आपको, तो ऐसे दे दिया जाता है, और कहा जाता है उत्तर से लेकर दक्षिण में इसको सजाएं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने इसमें लिया नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने देखा है, पूछा है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इसको याद रखने के लिए आप क्या कीजिए ना, ऐसे याद कर लीजिए, KLJP, ठीक है, उत्तर से, यानी कि ये वाला हो गया काराकोरम, ये हो गया लद्दाख, ये हो गया आपको जास्कर, ये हो गया आपको पीर पंजाल। क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार मैंने देखा है कि उत्तर से लेके दक्षिण में समझा। अभी एक और क्वेश्चन बीपीएससी 3.0 में भी पूछा था, जैसे बालतोरो हिमनद कहाँ है, ठीक है। तो बालतोरो हिमनद कहाँ पाया जाता है, काराकोरम ग्लेशियर में पाया जाता है। तो ये भी चीज अभी क्वेश्चंस में जो है आया हुआ था। अब देखिए यहाँ पे आ गया, तो बता ही देती हूँ, काराकोरम ग्लेशियर जो है ना, काराकोरम जो पार्ट है उसमें ग्लेशियर्स जो है सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बालतोरो, मतलब जो है मेन जो है हिमनद पाए जाते हैं। तो ये आपको चीजें इमेज से याद रहेंगी, तभी तो आप बना पाओगे ना कि हाँ, काराकोरम वाला पार्ट जो है ऊपर दिख रहा था, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, KLJP, ठीक। ये क्या हो जाएगा, काराकोरम, लद्दाख, आपका जास्कर और पीर पंजाल। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे कभी कभी पूछा जा सकता है कि उत्तर से लेके दक्षिण में सजाए।
दूसरी चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे ये चीजें कि जो अपना हिमालय है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहां से स्टार्ट होता है, ये जाता है तिब्बत में पड़ता है नामचा बरुआ, वहां इसकी एंडिंग होती है। और ये वाले जो होते हैं इसके मुड़ान होते हैं, ये मुड़ते हैं। तो यहाँ पे अफगानिस्तान में इसको हिंदू कुश के नाम से जाना जाता है, आपको वही पाकिस्तान में इसको जो हिमालय का जो श्रेणी है दक्षिणावर्त मोड़ जो है उसको हम क्या कहते हैं, सुलेमान, पाकिस्तान में सुलेमान श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और इधर आप देखेंगे मिजोरम वगैरह में जो पड़ेगा आपको, अरुणाचल प्रदेश वगैरह में, तो इनको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि नागा, पटकाई, ये सब के नामों से भी हिमालय को जाना जाता है। तो हिमालय यहाँ से लेके नांगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक फैला हुआ है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये भारत में आपको मानचित्र में याद रखना है, ध्यान रखना है कि पश्चिमी भाग, और ये भी याद रखना है कि पश्चिमी भाग ज्यादा है और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6000। ठीक है, औसत ऊंचाई हिमालय की जो है 6000 है। आपका एवरेस्ट चोटी सबसे ज्यादा ऊंचा है तो वो आपको पता ही होगा 8850 है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग ध्यान से इस इमेज को एक बार देख लीजिएगा, वैसे सब्जेक्टिव में मिलेगा, इस चैप्टर का ये खास नहीं है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में ही लेते चलती हूँ। ये देखिए गारो खासी जयंतिया देखेंगे। अब याद रखिएगा मेघालय वाला जो क्षेत्र है ना वो प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, मालदा गैप के से मतलब मालदा गैप था के नाम से जाना जाता है, उससे वो अलग हो गया है। जैसे दक्कन के पठार से क्या हुआ था, मेघालय वाला पठार जो है अलग हुआ था। तो मेघालय वाले क्षेत्र में जो पठार पड़ते हैं वो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के ही भाग है। ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे। उसके बाद वहां पे देख लिया तेज नदियां पाई जाती हैं। नदियां जानते ही हैं आप, हिमालय की जो ऊपर से निकलती हैं, जो हिमालय से निकलती हैं वो हमेशा सालों भर उसमें पानी रहता है। ठीक है ना, तो वो और जो वही दक्षिणी भारत में अपन देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार में वो क्या होती हैं, मौसमी नदियां होती हैं। अगर बारिश हुई तो उनमें जल भर जाता है और मौसम बारिश खत्म हो गई तो उनके धीरे धीरे जल क्या होता है, सूख जाता है। सालों भर अगर पानी कहाँ पाया जाएगा, किस नदियों में, तो जो हिमालय से निकलती है हिमानी वाली नदियां उनमें पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एक बार बीपीएससी में पूछा गया था इसलिए मैंने बता दिया। चलिए, उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित सैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। तो अब पूछा जाए उत्तरी मैदान कैसे बना है, तो ये आपने देख लिया कि जलोढ़ निक्षेपों से बना है। ठीक है, निक्षेपण क्या होता है, निक्षेप मतलब ये होता है कि कहीं से टूटा चीज है। ठीक है, अब ये स्लाइड हुआ, स्लाइड हो गया, कहीं तो जाके जमा होगा ना, तो इसी को निक्षेपण प्रक्रिया कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, बार बार मिलता है, निक्षेपण क्या है। तो निक्षेप करी तो जलोढ़ मिट्टी जो है लेके आती हैं, तो उससे उत्तरी मैदान बना है आपका। और प्रायद्वीपीय पठार जो है आग्नेय तथा रूपांतरित सैलों से बना है। ठीक है, आपने मालवा का पठार देखा ही होगा, पिछले चैप्टर में भी मैंने बताया था मिट्टी में कैसे काली मिट्टी वहां पाई जाती है। उसके बाद कहा, अभी बताया ही मैंने, पठार जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर जो है चौड़ी होते हैं। ठीक है, उनमें घाटियां भी पाई जाती हैं। और जो पर्वत होंगे उसमें क्या होगा, नोकीले नोकीले देखने को मिलेंगे, उनकी जो पीक पॉइंट होंगे। ठीक है, अब मुख्य भौगोलिक वितरण है, भारत को जो है भौगोलिक आकृतियों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। कैसे कैसे किया गया है देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या होगा, जो अपनी सिंधु, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, उनके से बना हुआ कौन है, उत्तरी मैदान है। उसके बाद क्या है, प्रायद्वीपीय पठार, आपने दक्षिण वाला पार्ट जो मेज के आकार का है, अभी हम देखेंगे ही, दक्कन का पठार भी उसको कहते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार को कहा जाए तो दक्कन का पठार भी कहा जाता है, वो एक दूसरे के अपोजिट नेम ही है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार को आप दक्कन का पठार भी लिख सकते हैं। उसके बाद कहते हैं भारतीय मरुस्थल, आपको पता ही है राजस्थान में जो भारतीय मरुस्थल वाला क्षेत्र है। उसके बाद तटीय मैदान कौन से हो जाएंगे, ये वाले पार्ट जो है ये तटीय मैदान कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होंगे, द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जानते ही हैं आप। अब चलते हैं हिमालय के बारे में, जो है यहाँ पे आपको डिटेल से बताया है। देखिए इसमें जो है ना आपको 24, ये चलिए मैं बात बताती हूँ। देखिए, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। तो मैंने बताया ही, जब आप दो कागज लोगे और दोनों पॉइंट को एक दूसरे से चिपका, मतलब एक पास लाने की कोशिश करना, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तो देखना बीच वाला पार्ट क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा और वो मोड़दार ऐसा दिखेगा, वलित पर्वत इसी को कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा वलित पर्वत क्यों कहा जाता है इसको। ठीक, उसके बाद ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है, तो नदियां उसी से निकलती हैं। तो ये देखा ही है हमने भारत में कई बार। हिमालय विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, तो ये भी पता है हमें कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां कहाँ पाई जाती है, हिमालय में ही पाई जाती है। और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। उसके बाद ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। देखिए ये 2500 किलोमीटर तक फैली हुई है।
अब इसमें 2400 किलोमीटर दिया है, लेकिन 2500 किलोमीटर तक मैंने बहुत सी जगह देखा है कि 2500 किलोमीटर तक की लंबाई तक जो है अपना हिमालय फैला हुआ है। उसके बाद अर्धवृत्त का निर्माण करती है ऐसा, तो इसको अर्धवृत्त ही कहेंगे ना, तभी तो इसको मोरदार पर्वत या वलित पर्वत कहते हैं। ठीक, तो उसको अर्धवृत्त के नाम से भी कह सकते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल में 150 किलोमीटर। तो अभी मैंने बताया था पश्चिमी पार्ट जो हिमालय का है वो ज्यादा ऊंचाई तक है फैला हुआ। धीरे धीरे ये क्या होता है, पूर्वी भाग में ये संकीर्ण होता जाएगा, पतला होता जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 150 डिग्री 50 किलोमीटर तक पाया जा रहा है, यानी 150 किलोमीटर तक, जबकि यहाँ पे 400 किलोमीटर तक जो है पाया जा रहा है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में। ठीक है, पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है, तो ये मैंने बता ही दिया। ठीक है, उसके बाद अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। देशांतरीय आधार पर देखा जाए तो हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। घाटियां क्या होती हैं, जैसे ऐसे हो जाता है ना, तो इधर पठार है और ये भी पहाड़ है, पठार है, और ये बीच वाली पार्ट क्या हो जाएगी, ये इसको घाटी कहेंगे। तो यही चीज वो कहना चाह रहा है। ठीक है, घाटियां पाई जाती हैं। सबसे ऊपरी भाग स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। तो हिमालय तो नाम ही पड़ा है आपको, क्या कहते हैं, हिमालय किसको कहेंगे, बर्फ का घर, यानी कि हिमालय। हिम को मतलब क्या होता है, बर्फ, तो हिमालय मतलब बर्फ का घर। ठीक है, तो वैसे ही कह रहा है कि हिमाद्री कहते हैं, यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। तो मैंने बता ही दिया था कि उसकी हिमालय की औसत ऊंचाई पूछी जाए तो कितनी है, 6000 मीटर है। ठीक है, इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर पाए जाते हैं। तो अब देखिए आपको हिमालय में जो है ना 10 ऊंची चोटियां जो होती हैं वो दे दिया है इसमें, आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि जैसे माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ है, तो नेपाल में एग्जिस्ट करता है, ये 8850 मीटर है। ठीक है, उसके बाद कंचनजंगा जो है हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये कितनी है, 8598 है, यानी कि 8598 है। ठीक है, उसके बाद मकालू कहाँ है, ये नेपाल में पड़ता है, इसकी हाइट जो है 8481 है। ठीक है, 8481 यहाँ से याद रख लीजिएगा। धौलागिरी कहाँ है, नेपाल में है, इसकी ऊंचाई क्या है, 8172। देखिए इसमें ज्यादातर ऊंचाई आपको कंचनजंगा की याद रखनी, क्योंकि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है 8598, और माउंट एवरेस्ट की याद रखनी क्योंकि ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है 8850। ठीक है, और अब बाकी ये याद रखना है आपको, जैसे मकालू पूछा जाए कि मकालू कहाँ पड़ता है, तो वो नेपाल में पड़ता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे धौलागिरी कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। उसके बाद आपको नंगा पर्वत पूछा जाए तो अभी देखा था आपने जो आपका जम्मू कश्मीर था वहां पड़ता है, तो ये कहाँ पड़ेगा, भारत में पड़ेगा, उसकी हाइट जो है 8126 है। उसके बाद अन्नपूर्णा कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है, ये याद रखिएगा, अन्नपूर्णा कहाँ है, नेपाल में है, इसकी हाइट है 8078। नंदा देवी अभी मैंने बताया था उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है, और ये कहाँ एग्जिस्ट करेगी, उत्तराखंड भारत में है तो भारत में होगी, और इसकी हाइट क्या है, 7817 है। कामेट पूछा जाता है कई बार कि ये कहाँ है, तो ये भारत में है, इसकी हाइट क्या है, 7756 है। तो ये भी आपको याद रखना है, कामेट जो हिमालय की ऊंची चोटी है वो कहाँ है, भारत में है। नामचा बरुआ अभी देखा आपने कि ये देखिए नामचा बरुआ जो है तिब्बत में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश जो है उसके उत्तर में पड़ता है। तो ये चीज जो भारत में दिया है ये समझ नहीं आया, देखेंगे इसको हम। ये इसका कहना है शायद नामचा बरवा जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, लेकिन नहीं, नामचा बरवा जो है तिब्बत में पड़ता है, तिब्बत वाले पार्ट में आता है ये। ठीक है, तो इसको आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आंसर, मैं भी इसको एक बार वेरीफाई जरूर करूंगी। गुरुला मंदाता क्या है, नेपाल में पड़ता है, इसकी हाइट क्या है, 7728 है। गुरुला मंदाता नेपाल में पड़ेगा। नामचा बरुआ के बारे में एक बार आप लोग जरूर देख के बताइएगा कॉमेंट्स में, मैं भी इसको एक बार वेरीफाई करके कॉमेंट सेक्शन में जो है आपको आंसर इसका दे दूंगी कि कहाँ है। वैसे आपको ज्यादातर अगर देखा जाए तो भारत में ही अब मानना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो आप लोग भी भारत ही मान के चलिएगा। उसके बाद महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। तो ये जब पृथ्वी की संरचनाएं पढ़ेंगे ना तो उसमें पढ़ेंगे कि कौन सा क्रोड है, उसमें क्या पाया जाता है। ठीक है, श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानिया का प्रवाह होता है, यानी हिमानी नदियों का प्रवाह होता है। ठीक है, तो महान हिमालय क्या है, उसका मैक्सिमम पार्ट जो है क्या है, बर्फ से हमेशा सालों भर ढका रहता है। ठीक है, अभी हमने बताया ना कि हिमालय जो है 4 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, तो बृहद हिमालय को ही महान हिमालय भी कहते हैं। तो वो जो है मैक्सिमम टाइम क्या है, बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम बताने हैं आपको। भारत के उन राज्यों के नाम जहां ऊपर दिए गए हैं ऊंचे शिखर स्थित है, तो शिखर वाला हमने याद किया ही। ठीक है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में है, एवं हिमाचल या निम्न हिमालय
के नाम से जानी जाती है। अब हिमाद्री के दक्षिण में जो स्थित जो श्रृंखला है उसको हम क्या सबसे ज्यादा वो किसमें देखने को मिलेगी? असम में है। उसके बाद हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से उसको जाना जाता है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। ठीक है, इनकी ऊंचाई लगभग क्या है? 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर के बीच है तथा औसत चौड़ाई जो है 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। पीर पंजाल में देखिए अटल जो टनल है वो भी बना हुआ है, बार बार पीर पंजाल भी पूछा जाता है और सबसे नीचे आएगा ये, ठीक है, दक्षिणी पार्ट में। मतलब उत्तर से दक्षिण में अगर जो भी उनकी श्रृंखलाएं हैं उसको अगर सजाने को मिलता है तो मैंने अभी बताया था KLJP याद रखना है, तो क्या हो जाएगा? पीर पंजाल ये लास्ट में आता है। ठीक है, धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। अब आपसे पूछ दिया जाए कि कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां कहाँ स्थित है, तो वो कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के बीच में स्थित है। ठीक है, मतलब इसी श्रृंखला में, यानी कि धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं, ठीक है, उनके बीच ये स्थित है। पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। अब ये जो क्षेत्र है वो क्या पहाड़ी नगरों के लिए जाने जाते हैं। अब ये कह रहा है कि आपको नैनीताल, रानीखेत की स्थिति देखना है और राज्यों के नाम बताने हैं कि कहाँ कौन सा पड़ता है। तो ये आप सबको पता ही होगा, मसूरी, नैनीताल सब कोई घूमने जाता है। चलिए आगे, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिका कहा जाता है। सबसे नवीन श्रृंखला भी यही है हिमालय की, जो आपकी श्रृंखला शिवालिका जो श्रृंखला है उसको सबसे नवीन श्रृंखला भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे नवीन वही है। तो ये भी याद रखिएगा, वाह्य श्रृंखला को किस नाम से भी जाना जाता है? शिवालिका के नाम से। इनकी चौड़ाई लगभग क्या है? 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई क्या है? 900 से लेके 1100 मीटर तक के बीच है इसकी। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ठीक है, उसके बाद घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। तो आपने मैदान भी देखा ही है, इसी तरीके से बनता है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिका के बीच में स्थित लंबोद घाटी को दून कहते हैं। जो घाटियां होती हैं लंबोद, जैसे कि मतलब परपेंडिकुलर टाइप का, तो उसको क्या कहते हैं? दून कहते हैं। कुछ प्रसिद्ध दून जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये याद रखिएगा कि इसको दून कहते हैं। तो उनमें कौन कौन से हैं? देहरादून आपने सुना ही होगा, कोटली दून, पाटली दून जो है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है बार बार आपको दिखने को मिलेगा कि दक्कन का पठार, जैसे प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये वाला इमेज जो है ना थोड़ा सा दिमाग में बैठा लेना है कि देखिए ये वाले पार्ट जो है क्या हो जाएंगे? ये पर्वतीय पार्ट हो जाएंगे भारत के। ये वाला जो है सिंधु गंगा और आपका ब्रह्मपुत्र से बना हुआ ये मैदान हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सिंधु गंगा मैदान है। उसके बाद आपको ये पूर्वोत्तर हिमालय वाला भाग हो जाएगा और ये उत्तर पर्वतीय वाला भाग हो जाएगा। मरुस्थल आपको पता ही है, राजस्थान गुजरात वाले पार्ट में जो है मरुस्थल क्षेत्र पाया जाता है। इस वाले पार्ट को जो है ना, देखिए अभी मैंने कहा था ना कि उत्तरी मैदान में जो है आपका जयपुर पड़ता है राजस्थान, तो ये उत्तरी मैदान में पड़ रहा है राजस्थान। तो इसीलिए वो जो क्वेश्चन का आंसर था उत्तरी मैदान था। अब ये देखिए मध्य उच्च भूमि जिसके बारे में पूछा गया था, तो ये वाला पार्ट जो है ये मध्य उच्च भूमि है। इस डायग्राम में थोड़ा अच्छे से दिख रहा था, इसलिए मैंने ये डायग्राम जो है ऐड कर दिया। नीचे देखेंगे आप प्रायद्वीपीय पठार जो है उसको दक्कन के पठार के नाम से भी जाना जाता है, आप देख रहे हैं। और ये क्या है? एक त्रिभुजाकार आकार में बना है, मेज के आकार में। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो है पूर्वी तटीय मैदान हो गया आपका, क्योंकि पूर्व दिशा में है ये। और ये क्या हो जाएगा? पश्चिमी तटीय मैदान हो जाएगा। और ये द्वीप समूह हो जाएंगे, लक्षद्वीप हो गया आपको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। ये क्या हो जाएंगे? द्वीप समूह में आ जाएंगे, जो अभी हमने देखा था पर्वत पठार सब जो पाए जाते हैं भारत में, तो यही है। ठीक है, तो इस वाली इमेज को एक बार आप देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ये चीज देख ही ली थी कि बांटा गया था किसमें? उत्तरी उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला हो जाएगा। उत्तरी भारत का मैदान भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय और तटीय मैदान एवं द्वीप समूह में बांटा गया है। अब ये चीज जो है इसलिए दिया गया है, ये वाला डायग्राम जो है उच्चावच यानी कि हाइट्स जो कुछ है, हाइट्स जो भारत में सबसे ऊंची चोटियां हैं उनके बारे में दी गई है। तो आप देखेंगे K2 है अगर ऐसे जो पाक ऑक्युपाई क्षेत्र है उसमें K2 पड़ता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? ये काराकोरम क्षेत्र में ही K2 है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा K2। तो ये सबसे भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद आपको नंदा देवी उत्तराखंड में हो जाएगा। दक्कन, अब ये चीजें आप याद रखिए कि भारतीय मरुस्थल यहाँ पे है। उसके बाद अगर हिमालय का जो दक्षिणी मोड़ मोड़ वाली पार्ट है उसको पाकिस्तान में क्या कहते हैं? तो सुलेमान श्रेणी कहते हैं। अफगानिस्तान में उसी को हिंदू कुश कहते हैं।
उसके बाद आपको देखना है गारो खासी जयंतिया जो पठार है यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद आपको ये देखना है, देखिए ये वाला जो छोटा नागपुर वाला पठार यहाँ पे हो गया आपका विंध्य श्रेणी, बार बार मिलेगा आपको कि विंध्य श्रेणी कौन कौन से, मतलब किस उसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, तो आप ये याद रखिए कि विंध्य श्रेणी कहाँ है, यहाँ पे है। सतपुड़ा श्रेणी ये वाला पार्ट हो गया आपका, महादेव पहाड़ी सतपुड़ा की ही जो है पार्ट है वो महादेव पहाड़ियाँ, जो कि आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है महादेव पहाड़ियाँ। उसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है 1350, तो वो भी मिलेगा आपको आगे चैप्टर में। फिर आपको देखिए यहाँ पे घाट है। अब देखिए क्या है कि घाट भी पूछे जाते हैं कि कौन सी घाट कहाँ पाई जाती है। तो देखिए ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र है इसको उत्तरी सरकार कहते हैं, तो उत्तरी सरकार भी किधर, पूर्वी घाट में, पूर्वी क्षेत्र में पाए जाएंगे भारत के, तो ये भी याद रखिएगा। आपने देखा था ऑप्शन में कोंकण था, फिर पश्चिमी घाट ये वाला मालाबार तट को कहते हैं, फिर ये वाला पार्ट जो है कोरोमंडल तट हो जाता है। उसके बाद ये क्या हो गया, ये पूर्वी घाट हो जाते हैं, घाट। ठीक है। दक्कन का पठार कहाँ है, यहाँ है, तो दक्कन का पठार वाला भाग क्या है, प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया था मध्य उच्च पठार, तो देखिए मालवा का पठार आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि अभी यहाँ पे ये वाली चीजें देखी थी क्वेश्चंस आपने, तो ये जो आपका मध्य उच्च भूमि था, तो इसका आप देख रहे हैं कि सतपुड़ा अरावली श्रेणी से जो है ये घिरा हुआ ही है। मालवा का पठार जो पश्चिमी पार्ट है वो है ही, तो ऑप्शन में यही तो था, तो वो दोनों सही थे, इसीलिए एक से अधिक आंसर हुआ था। ठीक है। और दक्कन का पठार जो है ये दक्षिणी पठार है, तो वो आंसर में नहीं जाएगा। ठीक है। अब देखिए ऊंचाई जो है ना, लगभग ये आपको दिया हुआ है कि कितने से ऊपर जो है ऊंचाई है इनकी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये चीजें मैंने क्या की है कि और भी सारे थोड़े से पठार हैं जो पूछे जा सकते हैं, पहाड़ियां हैं वो पूछे जाते हैं, तो मैंने इसलिए ये दे दिया है कि देखिए कभी कभी पूछा जाता है डापला पहाड़ी और मिसमी पहाड़ियां कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। नागा हिल्स नागालैंड में आ जाएगा आपको। गारो खासी जयंतियां मेघालय में पड़ती हैं। मिजो हिल्स मिजोरम में पड़ती हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है, जैसे हजारीबाग पठार हो गया, झारखंड हो गया। कैमूर पहाड़ियां, विंध्य पहाड़ियां मध्य प्रदेश वाले पार्ट में मध्य भारत में पाई जाती हैं। मांडव श्रेणियां यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गुजरात की तरफ पाई जाती हैं। सतपुड़ा श्रृंखला यहाँ पे विंध्य वाले क्षेत्र में पाई जाएंगी। अजंता कहाँ है, ये चीजें ना आपको एक बार देख लेनी है। गिर पहाड़ियाँ कहाँ है, गुजरात में है। अरावली श्रृंखला यहाँ ऐसे एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से ये क्या जल विभाजक का एक भारत में काम भी करती है, तभी तो यहाँ पे मरुस्थल पाए जाते हैं। तो ये भी दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ है, ये चीजें ना आप एक बार क्या कीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, इसीलिए मैंने दिया है। और खास तौर पे आपको ये ध्यान रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन में आता है, जैसे ये कार्डमम पहाड़ी है, सबसे निचली पहाड़ी है, सबसे दक्षिणी पहाड़ी हो जाएगी। अन्नामलाई पहाड़ी हो गई, शिवराय पहाड़ी हो गई, जवादी पहाड़ी हो गई, और आपका नीलगिरी पहाड़ी हो गई, दोदा बेटा उसकी ऊंची चोटी है। तो ये क्या करता है कि कभी कभी दे देता है कि उत्तर से लेके दक्षिण में इसको सजाए, तो आपको ये इमेज जो है अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है। वैसे ये वाला इमेज सब जो है मैं टेलीग्राम पे डाल देती हूँ, तो आप लोग उस पर भी एक बार जाके देख लिया करें। ठीक है। अब ये था क्या, यहाँ पे आपका जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि देहरादून, वो जो आपका दून होता है उसको, मतलब कौन कौन थे वो दून देख लिया था हमने, जैसे देहरादून था, साथ फैला हुआ है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत से, सॉरी ये यहाँ से पढ़ेंगे अपन। अब यहाँ पे देखेंगे हम, ये हिमालय पर्वत देखिए कुछ ऐसा दिखता है, देख ही रहे होंगे आप, नोकीले नोकीले ये जो है पर्वत इसीलिए कहे जाते हैं इसको। ठीक है। मोरदार पर्वत दिख रहा होगा ना कि वृत्त टाइप का बन रहा है, तो इसी को मोरदार पर्वत भी कहा जाता है, और वलित पर्वत भी कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं, इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। अब देखिए हिमालय के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया था। उदाहरण के लिए सतलुज सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब ये चीज मैंने हाईलाइट भी करी है, और आपको याद भी रखना है कि सतलज एवं सिंध के बीच की जो पार्ट है उसको हम किस नाम से जानते हैं, पंजाब एवं हिमालय के नाम से जानते हैं। वहीं पे आप देखेंगे, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सतलज तथा काली नदी के बीच के स्थित हिमालय भाग को कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। तो सुन देखिए ये क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि जैसे सतलज एवं काली नदी के बीच के पार्ट को क्या कहते हैं, तो उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। वैसे ही काली तथा तीस्ता नदियों के बीच में नेपाल के हिमालय का जो है एवं तीस्ता का दिबांग नदियों के असम हिमालय का सीमांकन करती है। तो ये बताया है कि काली तथा तीस्ता नदियां नेपाल हिमालय का एक, तीस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। ठीक है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता करना है कि क्षेत्र, जैसे कि उसको आपको चीन में क्या कहते हैं, तिब्बत में क्या कहते हैं, वही चीज बताया है कि आपको पता करना है।
ठीक है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र जो है हिमालय की ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय की सबसे क्या है, पूर्वी सीमा बनाती है, तो वो भी याद रखना है आपको। उसके बाद दिहांग महाखंड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिणी की ओर एक तीखी मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के तक फैली हुई है। ठीक है, जो अब आगे था यहाँ पे पूर्वी सीमा तक क्या है, फैली हुई है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपको ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजराती गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो औषधि पर सैले हैं ये बनी है। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, अभी बताया मैंने, पटकाई, नागा, मिजो तथा मिजोरम पहाड़ियों जो है शामिल है। उनको जो हिमालय का ही पार्ट है, उनको हम मणिपुर में क्या मिजो के नाम से जानते हैं, आपको नागा में नागालैंड में नागा के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें वो बताई हैं। उत्तरी मैदान के बारे में अब हम पढ़ेंगे, जो प्राकृतिक भागों में बांटा गया था ना, तो उसमें उत्तरी मैदान भी था, तो उसके बारे में अब पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब देखिए उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियों से बना है, जो कि कौन-कौन नदी हो जाएंगी अपने भारत में, ऊपर से जो हिमानी से निकलती हैं, तो सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां हैं तथा इसकी सहायक नदियों से बनी है उत्तरी मैदान जो है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में, द्रोणी मतलब गड्ढा ऐसा बन जाता है, उसको द्रोणी कहते हैं, में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है। निक्षेपण मैंने बता ही दिया शायद। निक्षेप का मतलब होता है, देखिए कहीं भी अपर्दन होता है तो फिर वो कहाँ होगा, कहीं से कटता हुआ आएगा, फिर एक जगह जाके कहीं पे जमा होता है, उसी को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो निक्षेप हुआ है जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल तक है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से क्या है, 320 किलोमीटर तक क्या है, चौड़ा है। 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। अब ये देख लीजिए, एक चीज देख लीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जहां लोगों का निवास भी है। उसके बाद देखिए, यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है, यानी कि उत्तरी मैदान में सबको पता है सबसे ज्यादा जनसंख्या भी देखने को मिलती है। आप देखेंगे जब जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब में मिलता है ना जनसंख्या, तो उत्तरी मैदान में क्या है, सबसे सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र जो है वो क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्यों में लगी रहती हैं। तो निक्षेपण क्या होता है, इकट्ठा करना, कहीं कहीं दूर से बहाते हुए लेके आती हैं और एक जगह कहीं इकट्ठा कर देती हैं। इसी वजह से, निक्षेपण की वजह से ही देखिएगा डेल्टा भी बनता है। ठीक है, उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके कारण परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। अब क्या होता है, नदी जो देखिए ऊपर से पठार से, अगर पहाड़ों से अगर वो गिर रही है तो यहाँ से निकलेगी और यहाँ चलेगी, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे खूब सारी इसकी जो गति होगी बहुत तेज होगी, लेकिन यहाँ पे अगर समतल मैदान में आती है तो इसकी गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो जो कंकड़ पत्थर गार्ज वगैरह बहा के लेके आती हैं, तो वो क्या करेंगी, यहाँ पे ये छोड़ने लगेंगी। तो यही जब ये छोड़ेंगी तो उससे क्या होगा, नदी द्वीपों का क्या है, निर्माण होता है। और यही चीजें क्या होती हैं, जैसे बड़े बड़े यहाँ पठार उठार पाए जाते हैं तो फिर ये अपनी वितरिकाओं में बदल जाती है, तो उसको डेल्टा भी बनाती है। ठीक है, तो वो सारे किस पे डिपेंड करते हैं, निक्षेपण पे डिपेंड करते हैं। नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। जब नदियां जो है ना आपका ऐसे बढ़ जाती हैं तो इनको क्या कहते हैं, वितरिकाएं कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। उसके बाद दोआब किसे कहते हैं, पूछा जाता है कभी कभी, तो दोआब तो नाम में ही छुपा है, दो यानी कि दो नदियों के बीच का भाग यानी दोआब कहते हैं। आब का मतलब क्या होता है, पानी होता है, तो दो का मतलब क्या होता है, दो। तो दो पानियों का संगम जहाँ होगा उसके बीच की जो भूमि होगी उसको हम क्या कहेंगे, दोआब क्षेत्र कहेंगे। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे पंच यानी कि 5 नदियों का जहाँ संगम होता है, 5, तथा आब का अर्थ है पानी, तो पंजाब इसीलिए हम लोग कहते हैं, तो ये पता ही होगा। उसके बाद उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया। अब उत्तरी मैदान जो है उसको मोटे तौर पे मतलब लेके ऐसे ही, तो कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 उपवर्गों में। क्या क्या, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग को दोआब की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदानों का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच हुआ है।
ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अब आपको गंगा का मैदान हमारे भारत में ही पड़ता है ना, तो घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच हुआ है। यह उत्तरी भारत में हरियाणा, अब यही चीज आप याद रखिएगा कि जो आपका गंगा का मैदान है वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो देख लीजिए, ये उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में भी फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों यानी कि हाइट्स में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यही सही नहीं है, इन विस्तृत मैदानों का भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है, मतलब सिर्फ यही नहीं है, और भी विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक है, आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में बांटा विभाजित किया जा सकता है। नदियां पर्वतों के नीचे उतरते समय शिवालिका की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी की गुटिका तथा निक्षेपण करती हैं। उसके बाद इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। तो हमने पढ़ा ही था कि मिट्टियाँ जो है, जलोढ़ मिट्टी जो नदियों के द्वारा बनती है, जो नदी लेके आती है, तो उसको 2 भागों में बाँटा गया है, भाबर और खादर, ठीक है? तो कंकड़ वाली क्षेत्र जो होती है उसको भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएँ इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएँ एवं नदियाँ पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा गया था। ठीक है, काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात करना है। ठीक है, कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, आप लोग ज्ञात करके कमेंट में बताएंगे। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, वही भाबर वाली। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिकाएं जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। ठीक है, तो भाबर है, कंकड़ युक्त मिट्टी पाई जाती है। बाढ़ वाले मैदानों में नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। जो नई मिट्टी होती है उसको खादर के नाम से जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार से बांटे हैं ना, तो वही वाली चीजें बताइए। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता रहता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए ये आदर्श मानी जाती हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। अब देखिए, प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग जो क्वेश्चन आया था अभी बीपीएससी 3.0 में, यही आपको आंसर दिख रहा होगा, अभी मिल रहा है आपको सामने। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। तो भारत में जो अपना प्रायद्वीपीय पठार है वो प्राचीनतम भाग का हिस्सा है, ये पता है। ऊपर जो है नवीन पर्वत, जो उत्तरी भारत है वो हिमालय पर्वत है, जो कि नवीन है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के 2 भागों में बांटा गया है, एक को कहते हैं मध्य उच्च भूमि तथा दूसरा है दक्कन का पठार। तो जो ऊपर वाला पठार है मध्य उच्च भूमि कहला जाता है, और ये वाला जो पार्ट है ये दक्कन का पठार वाला भाग कहलाता है, वही चीज कहा है। उसके बाद नर्मदा नदी आप लोगों को पता ही होगा, जो अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है। उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्यन श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत से घिरा हुआ है। आपने देखा ही होगा, ये भी ऑप्शन में दिया हुआ था। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की तरफ बहती है। इस प्रकार, अब देखिए इस वाले चीज को आप एक बार और पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन में आया था। तो इस प्रकार वे इस क्षेत्र, आपने प्रायद्वीपीय पठार का ये इमेज दिया हुआ है, इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। ठीक है, मध्य उच्च भूमि क्या है, जो आपका क्वेश्चन पूछा था, वो पश्चिम में चौड़ी तथा पूर्व में संकीर्ण हो जाती है, यानी पतली होती जाती है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश में ज्यादातर पड़ते हैं। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अबाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। ठीक है, दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करना है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। ठीक है, इस पठार का एक भाग
उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी-लोंग, अब देखिए ये स्थानीय रूप से कुछ कहा जाता है ना, तो वो भी पूछ दिया जाता है, तो याद रखिएगा इसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा, भ्रंश यानी कि देखे ही होंगे आप, जैसे सूरी बनाती हुई भ्रंश से जाती है, वो आपकी नर्मदा नदी छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो खासी तथा जयंतियां हैं। ठीक है। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है, अभी हमने इमेज में देखा ही था। वे सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के बहुत भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करनी है, जो कि दक्षिणी भारत में पड़ता है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। आपका पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई, तो ये ध्यान रखिएगा, पश्चिमी जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है ना, तो उसका पश्चिमी वाला पार्ट जो है ज्यादा ऊंचा है और पूर्वी वाला पार्ट जो है कम ऊंचा है। ठीक है, तो वही चीज आपको बता रहा है। आपका पश्चिमी घाट की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 900 से लेके 1600 मीटर तक है आपका, 900 से 1600 मीटर के है। और वही पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी के दक्षिण में नीलगिरी तक है। ठीक है, जो आपका क्या है, पूर्वी घाट का विस्तार जो है उसको बताया है कि महानदी घाटी से लेके दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक है, ये स्थित है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, मैंने पर्वतीय वर्षा भी बता दिया है कैसे होता है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। तो ये भी क्वेश्चन में एक बार देखिए पूछा गया था कि पर्वतीय जो बारिश है उसमें ये यही वाला लाइन जो है डाल दिया था उसमें। ठीक है, पश्चिमी घाट की विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। ठीक है, जब उत्तर से दक्षिण की ओर आप बढ़ेंगे तो उसकी हाइट भी क्या है, बढ़ती जाती है, मतलब कि एवरेज जो हाइट है वो ऊंचाई बढ़ते जाता है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नाम से जाना जाता है, तो ये देखते हैं अभी। इस भाग के शिखर ऊंचे, जैसे अन्नामुड़ी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामुड़ी है, तो वो उसकी हाइट क्या है, 2695 मीटर। तथा दोदा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ये कौन सी होती, इसकी हाइट क्या है, 2633। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपको, 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम एवं सेवराय तथा जावेदी की पहाड़ियां, आपने अभी, मैंने इमेज इसीलिए कहा था कि अच्छे से याद कर लीजिए, वो इमेज से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, स्थित है। उसके बाद क्या है, उडमंगलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है तथा कोडाई कुनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ियां नगरों में, इस नगरों की स्थिति ज्ञात करनी, जैसे कोडा जावेदी पहाड़ी में पड़ता है ये कोडाई कुनाल, तमिलनाडु में। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं या दक्कन का पठार भी कहते हैं अपन। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसे शैल आग्नेय, इसमें इसके शैल आग्नेय है। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है। अपर्दन अब क्या होता है कि देखिए, जब चीजें टूट के और बह जाती हैं, वहां से हट जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। वही अपक्षय आपसे पूछे किसे कहते हैं, तो अपक्षय का भी काम होता है टूटना, वो भी एक प्रक्रिया जो है टूटने की प्रक्रिया है, लेकिन वो उसी स्थान पे टूट के गिर जाते हैं। ठीक है, तो उसको अपक्षय कहते हैं। अपर्दन क्या होता है, टूट के वो बहाव में, या मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाएगा और कहीं जाके जमा हो जाएगा, तो उसको निक्षेपण कहेंगे। ठीक है, जिनसे अपर्दन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है, तो अभी हमने देखा ही था राजस्थान में कैसे ऐसे अरावली पर्वत है ना, तो वो देखिए, तो इमेज पे देखिए आप लोग खास ध्यान रखिएगा, उससे बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं। उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है, ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियां हैं। ये गुजरात से लेकर, अब आपको अरावली पर्वत पूछा जाए कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्वी दिशा में फैला हुआ है। पालनपुर तक आप देखेंगे इसकी जो अरावली पर्वत की है, मतलब क्षेत्र है, फैली हुई है। ठीक है, भारतीय मरुस्थल, अब देखेंगे हम, भारतीय मरुस्थल अपने कहाँ पाई जाती है, वही राजस्थान में पाया जाता है, वही चीज बता रहा है। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार मरुस्थल स्थित है। यहाँ बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मीटर से भी कम वर्षा होती है, 70 तक वर्षा होती है वहां पे।
इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम होती है। याद रखिएगा कटीले वन यहाँ पाए जाते हैं, और आप देखेंगे जो अपना मध्य भारत है उसमें भी आप जो है कटीले वन पाए जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जैसे ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे भी जो है ना कटीले वन पाए जाते हैं, और यहाँ पे मरुस्थल में भी कटीले वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज ये बताया है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम होंगे, और होंगे तो वो कटीले मोटी छालों वाली ऐसे होंगे। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं, जैसे वर्षा होगी तो कुछ सरिताएं किसको कहते हैं, नदी को कहते हैं। तो वर्षा होगी तो उसमें पानी भर जाएगा और वो दिखाई देने लगेगी, और जैसे वर्षा खत्म हो जाती है तो कुछ दिन बाद वो सरिताएं जो नदियां जो है विलुप्त हो जाती हैं, और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं, जैसे कि आप लूनी एक एग्जाम्पल है आपकी। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बरकान अर्धचंद्राकार का बालू का टीला। बरकान किसे कहेंगे, अगर क्वेश्चन में आता है कि बरकान क्या है, तो वो बालू के द्वारा बनाया गया टीला कहलाता है। ठीक है, का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएंगे तो बरकान के समूह को क्या करेंगे, आप देख पाएंगे। तो बरकान अगर क्वेश्चन में आए तो याद रखिएगा कि वो बालू के द्वारा जो है बनाया गया क्षेत्र होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे तटीय मैदान। तो प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार जो है यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। तो अब ये याद रखना है आपको, तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, यह पश्चिम से लेकर अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर से लेकर कहाँ तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई से गोवा तक के पार्ट को क्या कहते हैं, कोंकण कहते हैं। मध्य भाग को कन्नड़ मैदान, एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट, यानी केरल वाला भाग जो होगा या मालाबार तट कहा जाता है, या पश्चिमी घाट भी उसी को कहते हैं। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहते हैं। अब कोरोमंडल वाले पार्ट में आते हैं अपन, तो ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार कहा जाता है। जबकि दक्षिणी भाग को हम क्या कहते हैं, तमिलनाडु वाले क्षेत्र वाले को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। अब बड़ी नदियां इस इधर जो है कौन कौन सी हैं, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है, तो आप याद रखिएगा। उसके बाद तटीय मैदान की देखिए इमेज बताई गई है। उसके बाद आपके बारे में चिल्का झील के बारे में बता दिया गया कि ये उड़ीसा में है, और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, उड़ीसा महानदी डेल्टा दक्षिण में स्थित है। ठीक है, उसके बाद द्वीप समूह बताया गया है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके बारे में आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत के 2 द्वीप समूह में भी स्थित हैं, जैसे कि आपने देखा ही था, आपका क्या है, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप जो है वो। ठीक है ना, तो ये द्वीप हो गए आपके, चारों तरफ पानी से घिरे रहते हैं उसको द्वीप कहते हैं, और अगर 3 तरफ से हैं तो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तीनों तरफ से अगर कोई स्थल पार्ट है, 3 तरफ से पानी से घिरा होगा तो उसको प्रायद्वीप कहेंगे, और चारों तरफ से घिरा होगा तो उसको क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। अब देखेंगे ये केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात करना है। आप देखेंगे लक्षद्वीप कहाँ है, अरब सागर में। द्वीपों की स्थिति, यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। तो प्रवालों से ही मतलब पूछा जाता है ये भी कि प्रवाल द्वीप कौन कौन से होते हैं, तो आपके ये अंडमान निकोबार द्वीप भी होता है, लेकिन ज्यादातर जो है आपका लक्षद्वीप द्वीप को माना जाता है। पहले इनको लक्का द्वीप के मिनिकॉय तथा एमनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। तो याद रखिएगा इसी को लक्का द्वीप, मिनिकॉय तथा एमनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। बाद में इसको 1973 के बाद लक्षद्वीप नाम रख दिया गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्रफल में फैला हुआ है। लक्षद्वीप में लगभग 36 द्वीप पाए जाते हैं। कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, तो उसका आपको राजधानी पूछा जाए तो कहाँ है, कावारत्ती में है। इस द्वीप समूह को पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। तो द्वीपों में बहुत सारे पता ही है कि बहुत सारी औषधीय पौधे भी पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है, तो याद रखिएगा लक्षद्वीप का जो पिटली द्वीप है उस पे मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिएगा तो क्या मिलेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में है। अब ये प्रवाल्स जो दिया था ना वो उसके बारे में दिया है कि प्रवाल्स पॉपिल्स कम समय तक जीवित रहने वाले एक सूक्ष्म प्राणी होते हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव होता है। प्रवाल स्त्राव एवं प्रवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो है प्रवाल रोधिका का एक अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्स शू आकार के रोधिका होते हैं। ठीक है, ये प्रवाल के बारे में बताया है।
उसके बाद ये क्या था आपका, ये द्वीप जो है समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार है। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीपों समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। भारत का एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है, उसका नाम क्या है, बैरन द्वीप। तो याद रखिएगा, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, बैरन द्वीप, और वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, अंडमान निकोबार में एग्जिस्ट करती है। उसके बाद विभिन्न भू आकृतियों विभागों का विस्तृत विवरण, प्रत्येक विभाग को विविधताएं स्पष्ट करती हैं, यानी कि सभी जगह विविधताएं पाई जाती हैं। वैसे तो भारत में स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश के प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत है। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। अच्छा, राष्ट्रीय अन्न भंडार भी उत्तरी मैदान को कहा जाता है, ठीक है। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। मैदानों में ही जो भी सभ्यताएं हैं नदियों के किनारे ही क्या होती है, विकसित होती हैं। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं जिनसे देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य तथा पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये वाली जो भारत की ऊंची चोटियां हैं वो डायग्राम में दे दिया गया है कि कहाँ कौन सी है, तो आप इसको भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं ये करवा दूंगी। यहाँ से क्या होता है, एमसीक्यू स्टार्ट होगा, तो ये हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एमसीक्यू के साथ इसके। तब तक के लिए आप लोग अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करा करें इसको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।